गुड इवनिंग बच्चों। आज इस व्यवहार से समाज तक की कंपनी की सतह स्थापित होती है, इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, इस पार्ट को समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर है इसका उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट है कि व्यापार नए शासन की स्थापना। सबसे पहले 1757 और 1764 के युद्ध जब समाप्त लिया तो नए सिरे से शासन करने का कुछ किया और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसी नियम क्या है उसी के बारे में ज़्यादा, यह नए शासन जो है हम 1773 ईस्वी के से ही अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नए शासन क्या है, और उसमें फिर पढ़ेंगे कि काजी किसे कहते हैं, मुफ्ती क्या है, महाभियोग क्या है। दूसरे पॉइंट पढ़ेंगे कंपनी की फौज, यानी उसमें पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, मस्केट और मैचलॉक। लास्ट में अंतिम में पढ़ेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो इस प्रकार हम इस पाठ को आज समाप्त करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, इसका जो जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारे क्वेश्चन आंसर को मैं तुमको बता दूँगा। ध्यान से सुनो। व्यापार और जो भी बात है उसे ध्यान से 2 बार 3 बार सुनना, जिससे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से याद करने में तुमको सुविधा हो, और जहाँ पर दिक्कत होगा हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ध्यान से सुनो। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, देखो वारेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल उसमें कौन था 1773 ईस्वी में? वारेन हेस्टिंगस। ध्यान से याद करना। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 ईस्वी, कितना तक का? 1773 से लेकर 1785। उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति में ऐसे थे जिन्हें कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंगस के समय तक अपराधी हत्या कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी तथा ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए थे, उन्हें प्रेजेंटी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेजेंटी थी। उस समय भारत में 3 प्रेजेंटी थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई। उसमें कितने 1773 में थे? 3, बंगाल प्रेजेंटी और मद्रास, उसके बाद मुंबई। ये 3 ही हुआ करते थे पूरे भारत में। उसके बाद देखो सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था, तो सबसे 1 नंबर में ऊंचा सबसे जो पद था वह गवर्नर जनरल का था। वारेन हेस्टिंगस ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रस्तावित किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें, हर जिले में 2 अदालतें। कितने अदालत? 2। एक जो है फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत है। ध्यान से सुनो। 1772 में कब कोशिश किया गया? 1772 में। एक दीवानी, 2 अदालत का नाम, एक दीवानी और एक फौजदारी। ध्यान से सुनो, दीवानी और फौजदारी क्या होता है? ध्यान से मेरे भाषण में ध्यान। तो जो भी हिंसा, बखरा, जो झगड़ा झंझट होता है पट्टी पड़दार में, वह मामला दीवानी में जाता है। और फौजदारी का मतलब होता है कि चोरी, डकैती, लूट, खसोट, छीना झपटी, मर्डर, ये सब जो है फौजदारी में आते हैं। तो कानून उस समय 2 ही प्रकार के थे, एक फौजदारी और एक दीवानी। ध्यान से सुनो। तो इसके बाद फौजदारी दीवानी अदालत में अदालतों में आप देखो मुखिया यूरोप जिला के कलेक्टर होते थे। मुख्य रूप से उसका मुख्य कलेक्टर, आजकल डीएम, जो डीएम का नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी। और उसके बाद मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मुसलमान की तरफ से मौलवी और हिंदू की तरफ से
पंडित, हिंदू पंडित उस कानून की व्याख्या करते थे। उसके बाद भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती भी अंतर्गत थी, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। देखो, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती, इसमें दे रहा है काजी और मुफ्ती, ये दोनों ही काम करते थे। तब थोड़ा सा काजी और मुफ्ती के बारे में। काजी, एक न्यायाधीश को काजी कहते हैं, जज को क्या कहते हैं? काजी। मुफ्ती, मुफ्ती पुलिस समुदाय का एक न्यायविद को कानून की व्याख्या करता है। काजी इसकी व्याख्या आधार का फैसले करता है। कानून की व्याख्या जो है मुफ्ती करता है। कौन करता है? मुफ्ती करता है। कानून की व्याख्या मुफ्ती करता है। उसके बाद है महाभियोग। तो महाभियोग या कई तरह से लगाए जाते हैं। भारत में भी लग सकते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इस सारे जगहों पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं, लगाते हैं नए शासन के किसी के विरुद्ध। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका में चाहे कहीं भी वह कानून में लिखा अगर होगा तो महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत में भी महाभियोग लगाया जा सकता है, जिससे अगर कोई भी राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री चाहे किसी प्रकार को कोई पद है तो राष्ट्रपति अपना तनाशाह अगर करने लगे, उपराष्ट्रपति तनाशाह कर लेते हैं। महाभियोग चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज यानी सर्वोच्च न्यायालय का जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो, अगर वह तनाशाह करने लगे तो उस पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग के बारे में समझ गया? ठीक है, आगे सुनो। तो जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमर्स की किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में से उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता, इसे महाभियोग का जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ, देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन, समझ में आ रहा है? खिलाफ किसी व्यक्ति अगर कोई गलत काम किया तो उस व्यक्ति को महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखा था वारेन हेस्टिंग्स पर और आरजी पोलार्ड द्वारा चित्र दर्शाया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में जा रहे हैं तो इस इंग्लैंड लौटे के एडमंड बर्के, याद कर, नाम जरूर याद कर रखना, जो नाम बोला है उसे महत्वपूर्ण है। एडमंड बर्के ने उस समय बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ध्यान से सुनो, इसमें बनता है जी के, जैसे महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। कब चलाया गया? 1785 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? एडमंड बर्के के द्वारा। एडमंड बर्के के द्वारा। कुछ इसमें पीछे चित्र रह गया, उस चित्र के बारे में मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये चित्र का मौसम जो पीले वाला, यह देखो 1797 ईस्वी का है, 1840 ईस्वी का है, यह जो है 1857 का है। तो जो पीला पीला क्षेत्र है इसका मतलब है 1797 में यहाँ पर जो है अंग्रेजी इतना ही दूर में था, 1840 में इतना दूर फैल गया जहाँ जहाँ पीला स्टार है। ठीक है, और फिर 1857 में देखो कितना धीरे धीरे कितना विस्तार कर लिया। ये चित्र का मकसद है कि उस समय कहाँ कहाँ फैला था, उसे नाम के अनुसार उसे याद करना। ठीक है, तो आगे अब है, ध्यान से सुनो। एक और है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़न का महाभियोग चला रहा हूँ। देखो, वहीं एडमंड बर्के जो है महाभियोग के बारे में कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्के ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उसके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहे थे, जिसके द्वारा अधिकारी उन्होंने पैरों तले से रो दिया तथा जिसके देश में उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव सभ्यता का नाम पर तथा स्त्री पुरुष के नाम पर भी, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर भी सबके सजा शत्रु और सबके उत्पीड़न का महाभियोग चला रहा हूँ। बताओ, भारतीय लोगों के बारे में एडमंड बर्के ने कहा कि लोगों को जो है तरह तरह से वहाँ रेगिस्तान बना दिया, तरह तरह लूस कटुट मचाया, लोगों को दर्द दिया। इसके बारे में वहाँ जाकर अंग्रेजी सभा में जो है उस पर महाभियोग लगाया है एडमंड बर्के। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। ध्यान से सुनो।
अब उसके बाद अभी पढ़ेंगे, देखो एक बड़ी समस्या अभी की थी, ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं में हिसाब से कानून अलग अलग व्याख्या करते हैं। धर्मशास्त्र, यहाँ एक धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र अलग अलग कानून की व्याख्या करते थे उसमें पुराने हिंदू रीति रिवाजों को, ठीक। शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता के खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1785 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संगठन तैयार करने का काम सौंपा गया। 11 पंडितों ने मिलकर 1775 ईस्वी में एक भारतीय कानूनों का संकलन करने का तैयार करने के लिए कि कानून कैसे है, किस पर क्या बने, कैसे जजमेंट हो, उस पर एक कानून बनाने का एक लिखने का सौंपा गया, कार्य सौंपा गया। न्यायाधीशों और मुस्लिमों कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। तो 1770 में रेगुलेटिंग के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो मुसलमान के लिए कानून तैयार किया गया, और 1773 में नए कानून का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान से सुनो, रेगुलेटिंग के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत भी स्थापना की गई। एक कलकत्ता में कौन सी की गई? अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। देखो, सदर अपीलीय अदालत और सदर निजामत, ये भी कलकत्ता। कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता में। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़े ओहदा पर होता था। जैसे कि नाम से ही पता था कि उसका मुख्य काम लगान और इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, मुस्लिम अधिकारियों और दरोगा की सजा के जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने उसका कार्यकाल। कलेक्टर सत्ता और संरक्षण के नए केंद्र बन गए थे, जिससे पुराने सत्ता में केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कंपनी की फौज। ध्यान दो, कंपनी की फौज के बारे में अब दूसरे चर्चा करें, ध्यान से सुनो। देखो, कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए विचारों का लेकिन तथा असली सस्ता सैनिक शाखा थे। तुम देखो, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने के लिए और पैदल चलने के लिए उन्हें तीरंदाज तथा तलवारबाजी प्रशिक्षण सेना में वो सवारों और दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य के एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की भी जरूरत महसूस होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों और बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों, मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाहियों को भी मुहैया कराया जाता था। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब असली सेना के रूप में भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को यानी सिपाही जो भारतीय शब्द सिपाही से बना था, आर्मी कहते थे, सिपाही। अंग्रेजी अपनी सेना को सिपाही कहता था, अब जो भारतीय सिपाही से बना था सिपाही। ध्यान से सुनो, 18 से 20 के दशक में जैसे युद्ध तक तकलीफ बदलने लगा, कंपनी की सेना ने घुड़सवार टुकड़ियों को यानी जरूरत कम हो गई, जिसकी वजह से भी ब्रिटिश साम्राज्य में बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही। देखो, यहाँ पर है मस्केट। तो मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक। क्या है? मस्केट का मतलब होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और उसके बाद है मैचलॉक। मैचलॉक का मतलब होता है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारियों से लगाया जाता है। मैचलॉक उसको कहा जाता है। समझ गए? दोनों को बारे में ध्यान से सुनो कि पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक मस्केट, और मैचलॉक का मतलब शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। दोनों के बारे में समझ लिया और ध्यान से। तो इस प्रकार मैचलॉक की सेना के भी आवश्यकता पड़ता था। तो यहाँ पर सिपाहियों और के द्वारा जिस प्रकार भारतीयों में सेना के संगठन के द्वारा वो शासन किया भारतीयों पर, उसके बाद है कैलकुलेशन यानी निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लास्ट में हम लिखते हैं। देखो, निष्कर्ष यही बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कंपनी से ये देखो एक बड़े एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, यानी एक व्यापार करने आया, और एक व्यापार करते करते वो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया जो भारत में शासन करने एक छोटे से रूप में आया और एक पूरे भारत में वो शासन करने लगा। निष्कर्ष के रूप में देखो ध्यान से, ये निष्कर्ष में और क्या क्या दे रहा है।
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और प्रशासनिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी में शुरुआत में नई भाप तकनीकी आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने के 6 से 8 माह का समय लगता था। भाप से चलने वाले इंजनों की यह यात्रा भी हफ्तों में सिमटा। देखो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि पहले जो है समुद्र से जो सामान आते थे, अब भाप इंजन का प्रयोग हो गया, जिससे मान लिया जाए कि भाप इंजन वाला पहले 6 से 8 महीने लगता था, अब जो है यानी उसको 3 हफ्तों में, कहाँ 6 से 8 महीना, कहाँ 20-21 दिन। अंदाजा कर सकता है कि कितनी जल्दी सामान आने लगे, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत से जैसे दूर देशों में आने जाने लगे। ठीक, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में देखो 63% भूभाग और 78% आबादी का कंपनी का सीधा शासन रहता है। देखो 1857 के बाद जो है 63% जमीन पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा स्थापित हो गया। ध्यान से सुनो, कितने प्रतिशत जमीन पर? 63 और 78% आबादी यानी जनसंख्या। शेष भूभाग आबादी अब कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। इस प्रकार जो है पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। तो धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ का जो भी प्रश्न था इस नेक्स्ट वीडियो में तुमको बता रहे हैं। धन्यवाद।